दुनिया उस वक्त जिस दौर से गुजर रही थी वो सिर्फ तलवारों की झिनकार का ज़माना नहीं था, बल्कि नस्लों की बका का इम्तिहान था। एशिया की वसीओ अरीज़ चरागाहों में बसने वाले तर्क कबाइल मुसलसल हिजरत पर मजबूर थे। मंगोल तूफान मशरिक से उठ रहा था, बाज़ंतीनी साजिशें मग़रिब में पुल रही थीं और मुसलमान दुनिया अंदरूनी कमज़ोरियों से दोचार थी। ऐसे में एक छोटा सा कबीला, काई कबीला, अपनी बका की जंग लड़ रहा था। काई कबीला ओगोस तुर्कों की एक शाख था जो सदियों से घोड़े, तलवार और खैमे के साथ जीना जानता था। उनके लिए ज़मीन मुक़द्दस नहीं थी, इज़्ज़त मुक़द्दस थी। उनके सरदार सुलेमान शाह एक मुदब्बिर, निडर और दीनदार इंसान थे। वो जानते थे कि ताकत सिर्फ बाजू में नहीं, फैसला करने की सलाहियत में होती है। इसी सुलेमान शाह के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके मुक़द्दर में सिर्फ एक कबीले की नहीं, बल्कि आने वाली सदियों की तारीख लिखी जा चुकी थी। ये बच्चा अर्तुग़रुल था। अर्तुग़रुल की पैदाइश कोई शाही तकरीब नहीं थी, न महल था न चरागा, एक सादा सा खेमा, चंद दुआएं और माँ की गोद। लेकिन तारीख अक्सर वहीं से जन्म लेती है जहां ज़ाहिरी शान नहीं होती। अर्तुग़रुल की वालिदा हाइमा खातून एक साबिर, बावकार और बाशऊर औरत थी। वो जानती थी कि बेटे सिर्फ जिस्म से नहीं, तरबियत से मर्द बनते हैं। उन्होंने अर्तुग़रुल को बचपन ही से नज़्म, ज़ब्त और दीन की तरफ माइल किया। अर्तुग़रुल का बचपन घोड़ों की टाप, तीरों की सीटी और तलवार की मश्क में गुजरा। काई कबीले में हर बच्चा लड़ाका नहीं बनता था, मगर हर लड़ाका अखलाक का पाबंद होता था। अर्तुग़रुल में शुरू से एक बात नुमायां थी, वो सवाल करता था। वो आंख बंद करके रिवायत को कबूल नहीं करता था। यही आदत आगे चलकर उसे बाकियों से मुख्तलिफ बनाने वाली थी। अर्तुग़रुल के भाई भी अपने अपने मिजाज में नुमायां थे। गुंदोदू सबसे बड़ा भाई था जो हमेशा रिवायत और कबायली इज्जत को मुक़द्दम रखता था। सुंगुरतगीन खामोश तबा मगर बहुत तेज नज़र रखने वाला था, जो खतरे को बोलने से पहले भांप लेता था। और सबसे छोटा दुंदार बे था, जवान दिल और जोश में रहने वाला, जो बाज़ औक़ात जज्बात में आकर फैसले कर बैठता था। सुलेमान शाह अपने बेटों को सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि रहनुमा बनाना चाहते थे। वो उन्हें मजालिस में बिठाते, फैसलों के पीछे की सोच समझाते और अक्सर कहते थे, ताकतवर वो नहीं जो ज्यादा कत्ल करे, ताकतवर वो है जो हक के वक्त खड़ा हो सके। इधर हालात तेजी से बदल रहे थे। मंगोल हमले बढ़ रहे थे। कई तुर्क कबाइल या तो खत्म हो चुके थे या दुश्मनों के साथ समझौते कर चुके थे। काई कबीला भी मुसलसल दबाव में था। चरागाहें छिन रही थीं, तिजारती रास्ते गैर महफूज हो चुके थे और अंदरूनी इख्तिलाफात सर उठा रहे थे। अर्तुग़रुल अपने भाइयों के दरमियान भी नुमायां होने लगा। गुंदोदू तजर्बे की बात करते थे, सुंगुरतगीन खामोशी से हालात का जायजा लेते थे और दुंदार बेदिल में जोश रखते थे। मगर अर्तुग़रुल वो था जो खतरा देखकर पीछे हटने के बजाय उसका सामना करने का रास्ता तलाश करता था। एक दिन काई कबीले को खबर मिली कि करीब ही एक काफिला लिट चुका है और बाज़ंतीनी सरहदों पर कशीदगी बढ़ रही है। सुलेमान शाह ने मशवरा तलब किया। नौजवान अर्तुग़रुल ने पहली बार बड़े मजमा में राय दी। इसकी बात में जज्बात नहीं, हिकमत थी। कुछ बुजुर्ग नाराज हुए, मगर सुलेमान शाह खामोशी से मुस्कुरा दिए। वो जान गए थे कि क़यादत का बीज पक रहा है। ये वो दौर था जब अर्तुग़रुल की जिंदगी में ऐसे चेहरे दाखिल होने लगे जो आगे चलकर उसके कद्दर का हिस्सा बने। कुछ दोस्त भी, कुछ दुश्मन भी। काई कबीले पर दबाव अब सिर्फ अफवाहों तक महदूद नहीं रहा था, खतरा हकीकत बन चुका था। चरागाहों के रास्ते तंग हो रहे थे और इर्द गिर्द के इलाकों में मंगोल दस्तों की नक्लो हरकत की खबरें मुसलसल आ रही थीं। सुलेमान शाह जानते थे कि वक्त अब सिर्फ इंतजार का नहीं रहा, फैसला करना होगा, वरना फैसला हालात खुद कर देंगे।
इसी दौरान एक दिन कबीले के शिकारी खाली हाथ लौटे। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया कि दूर दराज के इलाके में जले हुए खेमे, लाशें और लुटे हुए काफिले देखे गए हैं। ये आम डाकुओं का काम नहीं था, ये मुनज़्ज़म ताकत की निशानी थी। कबीले की मजलिस बुलाई गई। खेमे के अंदर खामोशी ऐसी थी जैसे हर सांस गिनी जा रही हो। गुंदो खुदू रिवायत और एहतियात की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कबीले को फौरन महफूज इलाकों की तरफ हिजरत करनी चाहिए, क्योंकि खुले मैदान में रहना खुदकुशी के मुतरादिफ है। सुंगहुर्तगैन खामोश थे, मगर उनकी निगाहें जमीन पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के चेहरों पर थीं, जैसे वो दुश्मन को लफ्जों में नहीं अंदाज में पढ़ रहे हों। दुंदार बेजोश में थे। उनका दिल चाह रहा था कि फौरन तलवार उठाई जाए और खतरे को जड़ से काट दिया जाए। अर्तुगरुल ने बात सुनी, सबकी बात। फिर उसने आहिस्तगी से बोलना शुरू किया। इसकी आवाज में न जिद थी न खौफ। उसने कहा कि हिजरत अगर कमजोरी के साथ हो तो दुश्मन पीछा करता है, और जंग अगर अंधाधुंध हो तो कबीला टूट जाता है। पहले ये जानना जरूरी है कि दुश्मन कहाँ है, कितना है और किस नीयत से बढ़ रहा है। ये बात बहुत सों को सख्त लगी, मगर सुलेमान शाह ने इसी राय को वजन दिया। चंद मुंतखब सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल को पहली बार अमली जिम्मेदारी दी गई। ये उसकी पहली आजमाइश थी, जहां बात सिर्फ राय देने की नहीं बल्कि फैसला निभाने की थी। सुंगहुर्तगैन भी उसके साथ था, क्योंकि वो रास्ते और हालात को पढ़ने में माहिर समझा जाता था। ये छोटा सा दस्ता खामोशी से निकला, न ढोल न ऐलान, सिर्फ मकसद। रास्ते में जो मनाजिर उन्होंने देखे वो दिल दहला देने वाले थे। जले हुए खेमे, बिखरा हुआ सामान और खामोश जमीन। ये सब बता रहा था कि आने वाला वक्त रहम नहीं करेगा। इसी दौरान उन्हें दुश्मन के चंद आदमियों की मौजूदगी का अंदाजा हुआ। ये पहला मौका था जब अर्तुगरुल ने तलवार सिर्फ मश्क के लिए नहीं, हकीकत में हाथ में ली। झड़प मुख्तसर थी मगर फैसला कुन। अर्तुगरुल ने बराह रास्त हमले के बजाय घेराव का रास्ता अपनाया। दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, और काई कबीले को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनके दरमियान एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो सिर्फ बहादुर नहीं, समझदार भी है। ये कोई बड़ी जंग नहीं थी, मगर यह अर्तुगरुल की पहली अमली फतह थी अपने खौफ पर। जब वो वापस लौटे तो कबीले की फजा बदली हुई थी। लोगों की निगाहों में सवाल कम और उम्मीद ज्यादा थी। सुलेमान शाह ने सबके सामने अर्तुगरुल को नहीं सराहा, मगर रात को तन्हाई में उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना कहा, याद रखो, आज तुमने दुश्मन को नहीं खुद को पहचाना है। मगर वक्त ने मोहलत नहीं दी। चंद ही दिन बाद एक बड़ा फैसला सामने आ खड़ा हुआ। दरिया के किनारे एक खतरनाक सफर, और वो हादसा जिसने काई कबीले की समत हमेशा के लिए बदल देनी थी। सुलेमान शाह जानते थे कि हर क़यादत की एक कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत जान से भी ज्यादा होती है। ये वो लम्हा था जहां से अर्तुगरुल की जिंदगी में सिर्फ सीखना नहीं, उठाना शुरू होना था।